टेस्ट 1 होने के बाद इस हफ्ते वापस से हम आ गए हैं अपने सिलेबस की बेसिक की बारीकियों को समझने के बाद। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजों को समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना, अवधारणाओं को समझना जो आपके सिलेबस का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने इंडियन पॉलिटी के बाद इंडियन इकोनॉमी किया था, जिसमें हमने 5 ईयर्स प्लान्स को डिस्कस किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसके ऊपर कल प्रैक्टिस की थी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके 1.25 घंटे की एक वीडियो, 1 घंटे 18 मिनट की, आप प्लीज उसको देखें। सो नाउ कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने किस प्रकार की चुनौतियां विद्यमान है। ओके, तो 5 ईयर्स प्लानिंग से हमने देख लिया आजादी के बाद किस प्रकार से योजना आयोग को बनाया गया, और योजना आयोग को बनाने के बाद पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर्स प्लान को हमने लॉन्च किया। 12 5 ईयर्स प्लान था और इसके बाद 2017 में हमने नीति आयोग को लाया और 5 ईयर्स प्लान को बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया। फाइन, क्योंकि ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी की डिमांड अलग है। ओके, यहाँ पे चॉइसेस अलग है, अपॉर्चुनिटीज अलग है, हमें नहीं पता अगले दिन क्या हो जाए। एआई बहुत तेजी से काम कर रहा है, इंटरनेट बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी पॉलिसी को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखें, जरूरत के हिसाब से नई नई चीजें ऐड ऑन करते रहे। ओके, तो 2017 के बाद कोई भी 5 ईयर प्लान हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके बाद 12 5 वर्षीय योजनाएं 5 ईयर्स प्लान के बाद भी हमारे पास चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के सामने। कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं, आप खुद भी गेस कीजिए कि आज भारत की इकोनॉमी के सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी। 21% का डेटा गवर्नमेंट का डेटा है, लेकिन एक्चुअल में इससे कहीं बड़ी संख्या में भारत में गरीब रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली पुअर कम्युनिटी रहती है। राइट, नंबर 1। नंबर 2 और क्या चैलेंज है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अभी भारत के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनांकीय विभाजन है। तो जब डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है तो हाईएस्ट पॉपुलेशन यूथ की होती है। मतलब 15 से लेकर 59 वर्षों के बीच में जो पॉपुलेशन है 15 टू 59 ईयर्स वाले, वो प्रोडक्टिव होता है। राइट, वो यंग है, हेल्दी है, वो काम कर रहा है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। राइट, तो ये पॉपुलेशन हमारे पास है अभी, और ये 2044 तक 2044 तक रहने वाला है। So this is why we have this demographic dividend. Okay, yeah. Apart from these two things, we have certain challenges. So from now, we are starting a series to understand the challenges of Indian economy, so that आपकी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये टॉपिक जो चैलेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये केवल इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, ये सोसाइटी का भी पार्ट है। राइट, भारतीय समाज GS1 में हमारा टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, GS पेपर 2 मेंस में हमारा टॉपिक है। इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, GS3 में टॉपिक है हमारा। ओके, तो ये टॉपिक्स आपके सभी GS पेपर का बेस बनाएगा। ओके, तो इस वजह से इन टॉपिक्स को हम बहुत ही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हैं। राइट, तो इन इश्यूज में आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये इकोनॉमी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्पफुल है। राइट, तो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आज का हम टॉपिक लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। हम देखेंगे कि बेरोजगारी असल में क्या है। इकोनॉमी के फॉर्मेट में गवर्नमेंट की डेटा के हिसाब से भारत में बेरोजगारी का आलम क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करंटली इन इंडिया। राइट, सो जस्ट हियर वी गो। या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो, एंड मैं चाहता हूं कि बाकी क्लासेस में, दूसरे कोचिंग में हजारों बच्चे एक साथ क्लास लेते हैं, तो वहां पे इंटरेक्शन नहीं हो पाता, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन सिलेक्शन आईएएस में आपको मौका दिया जाता है भरपूर पार्टिसिपेट करने का, तो आप इस अवसर का फायदा उठाएं, है ना। अपॉर्चुनिटीज जब भी मौका मिला आपको बोलने का, प्लीज आप बोले, ठीक है, पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, बेरोजगारी आपके हिसाब से क्या है? प्रियंका, Yes, sir. Yes, यस sir. बताइए, व्हाट डू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? Sir, basically, when we are not earning something, we are not employed in a earning sector, then it is unemployment. ओके, दैट्स द बेसिक टर्म, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई, लेकिन इकोनॉमी मैं में इसमें एक सर मैं कंडीशन है। सर मैं बता सकता हूँ। मेहताब आप बताएं। Sir, unemployment is a condition where one is able and willing to work but unable to find a job. एग्जैक्टली, बहुत सही, शाबाश। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेरोजगारी में एक कंडीशन, तो जैसा प्रियंका ने बताया ठीक है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है,
ओके, बट इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन इकोनॉमी के अंदर दिया जाता है। पहली कंडीशन ये कि आप डिजर्व करते हो, आपके पास प्रॉपर योग्यता है, राइट। आपको फॉर एग्जांपल कि आप मैनेजर बनना चाहते हो तो मैनेजर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, है ना। आपके पास क्वालिफिकेशन है नहीं मैनेजर की, वर्कर की है, और फिर आप काम नहीं कर रहे हो कि भाई मेरे को मैनेजर बनना है, लेकिन मैनेजर कोई आपको बना नहीं रहा है क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन तो है नहीं, एमबीए की डिग्री तो है नहीं। तो इस सिचुएशन में आप नहीं बोल सकते कि आप बेरोजगार हो, नंबर वन। नंबर टू, द पर्सन शुड बी विलिंग टू वर्क। व्यक्ति जो काम ढूंढ रहा है वो काम करना चाहता हो। वो क्या, अगर कोई काम ही नहीं करना चाहता है, काम ढूंढ ही नहीं रहा है, तो उसे हम बेरोजगार नहीं बोलेंगे इकोनॉमी के अंदर। गेटिंग इट? बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। तो यू आर सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट, दैट इज फाइन, बट यू शुड बी विलिंग टू वर्क। आप काम करना चाहते भी हो, एंड यू शुड बी एलिजिबल फॉर द जॉब। आप एलिजिबल भी होने चाहिए इसके लिए, राइट। वेल, सो अनएम्प्लॉयमेंट की बेसिक मीनिंग मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, ओके। बस यही चीज आपको लिखनी होंगी। चलते हैं आगे, राइट। ये डेफिनेशन ध्यान रखना, क्योंकि इकोनॉमी में जनरल अंडरस्टैंडिंग से बात नहीं बनेगी, जो ऑफिशियल आंसर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। सिचुएशन वेयर अ पर्सन एक्टिवली सर्चेस फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इज अनेबल टू फाइंड वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ की मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को जानना हो कि इंडियन इकोनॉमी बढ़िया कर रहा है या नहीं, पाकिस्तान इकोनॉमी बढ़िया कर रही है नहीं, चाइनीज या यूएस की इकोनॉमी बढ़िया कर रही है नहीं, तो ये हम कब समझेंगे? वहां की एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए। अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छी है वहां पर, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है या उनका रेट बहुत कम है, तो वो इकोनॉमी बहुत अच्छी मानी जाएगी, ओके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आखिर अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी क्योंकि अलग अलग तरीके, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। बेरोजगारी के हजारों फैक्टर्स हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है उस बेरोजगारी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को, ओके, खुला बेरोजगारी। तो ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी। जैसे ये किसी एक आंदोलन का है जहां पे बेरोजगार युवा देश की आंदोलन कर रहे हैं कि उनको वैकेंसी नहीं मिल पा रही है, तो अच्छी वैकेंसी सरकार निकाले और उन सब का चयन हो पाए। लेकिन आप देखो देश में है ना, लिमिटेड नौकरियां होंगी ना, लेकिन आज युवाओं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से हमेशा भीड़ अनएम्प्लॉयमेंट की ज्यादा होगी। तो हमें डिवर्सिफाई करना पड़ेगा हमारी युवाओं को। सरकारी नौकरी लिमिटेड है तो उनको बिजनेस की तरफ लेके आना पड़ेगा, स्टार्टअप की तरफ लेके आना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ उनको इंस्पायर करना पड़ेगा, राइट। तो ये ओपन बेरोजगारी में बेसिकली क्या होता है कि एक बड़ी अमाउंट लेबर फोर्स की, उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, उसको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल पा रही है। ये ओपन है जनरली, ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे बिलोंग नहीं करता है कि आपके पास एक डिग्री नहीं है, ओके, इसकी वजह से नहीं। इन जनरल डिग्री है, फॉर द एग्जाम्पल बीएड, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होती है देश में। और यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे लाखों की संख्या में युवा है। अभी बिहार में एक एग्जाम, सॉरी यूपी में एक एग्जाम होने वाला था, उसकी 60,000 के आसपास की वैकेंसी थी और 50 लाख लोग युवा वो उस एग्जाम को देने के लिए गया हुआ था। तो मतलब 49 लाख और 50,000, 49.5 लाख लोग तो रिटर्न आएंगे ही आएंगे ना। तो वो सभी के पास बीएड की डिग्री है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग बेरोजगार रह जाएंगे। तो ये ओपन है इस तरीके से, ठीक है। सो हमारी लेबर फोर्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, लेकिन उस गति से हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था भी तो डेवलप होनी चाहिए ना, राइट। सेकंड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बहुत अच्छे से इकोनॉमी की। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बादल, मुझे उम्मीद है आप बता पाएंगे, बताएं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है आपका? Okay, who can tell me? Alekia, what do you mean by disguised unemployment? Okay, no problem. Sometimes होता है, हम भूल जाते हैं, okay. So disguised unemployment का मतलब है कि we need 5 people for the work, but 7 people, 8 people, 10 people, 12 people are indulged in the same work. तो उसमें लगता तो है कि you are working, but actual your productivity is zero. For the example, agriculture. कभी आपने रूरल इंडिया का सफर किया होगा, ग्रामीण भारत की, तो वहां पे आप देखोगे जिनके खुद की खेत होती है, फील्ड होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो इस लैंड पे जरूरत है 5 लोगों की, लेकिन घर के 8 लोग हैं तो 8 के 8 लग जाते हैं उस काम को करने के लिए। तो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट 5 लोगों की है ना, काम तो 5 ही लोगों का है।
तो एक्स्ट्रा 3 लोग जो ऐड हो गए काम करने के लिए, तो इसमें लग तो रहा है कि दे पीपल आर ऑल्सो वर्किंग, बट एक्चुअली देयर प्रोडक्टिविटी इज 0। अगर वो उस काम में हाथ नहीं लगाएंगे ना, तब भी उस काम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 5 लोगों का काम है, 5 लोग कर रहे हैं उसमें। तब उसमें 8 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, डजेंट मैटर। तो इसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर टू यू? Alekhya, you understood it? But sir, if all they work with all the dedication, then what is the matter, sir, of disguised unemployment? Disguise means the work can be done by 5 people only. For example, you have to push a bullock cart. You understand bullock cart? Balgadi. You have to Yes, push sir. that. Or there is a tempo, or there is an auto, there is any vehicle. So we need only 5 people to push the vehicle to move. But 10 people are pushing that. All right. So what is the requirement of extra 5 people? In सर economy, मैं they are कुछ 0. सर मैं बोलना चाहता हूँ इस चीज के लिए एक चीज। हाँ जी, 30 सेकंड से आपके पास। जी मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि बेसिकली एक लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर उसकी एक प्रोडक्टिविटी आएगी। 5 पीपल आर मोर देन एडुकेटेड इनफ टू अटेन दैट काइंड ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम वन एग्रीकल्चर लैंड। नाउ इमेजिन 15 पीपल आर वर्किंग, 5 लोग वो कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी उस लैंड की उतनी रहेगी बिकॉज 5 पीपल आर मोर देन सफिशिएंट टू डू दोज थिंग्स। तो अगर 15 लोग काम करेंगे, those 10 people are gonna stay in employment because they're not gonna attain any kind of benefit, and they also gonna impact the overall the productivity of the land. जो economic benefits वो आप उससे extract करोगे, it's gonna be divided, and yet there is nothing you can do to mend those things because वो चीज तो उतनी ही है, उसको आप increase नहीं कर सकते हैं। Right. Wonderful. Wonderful. So Alekhya, in simple terms, suppose the productivity of the land is 100 kg and 5 people are required. So 5 people, if 5 people do the job, there will be 100 kg of wheat. Okay. But now you added 5 extra people. So now 10 people are working. So it doesn't mean the productivity will be more than 100 kg. It is not going to be the case. Okay. Because the ultimate productivity is only 100 kg for that land. Right? So it doesn't matter 10 people are working or 20 are working, the productivity will be only 100 kg. Fine. So this is mostly a case of agriculture and unorganized sector. Unorganized sector अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर पूरी सवाल यूपीएससी मेंस में अलग से पूछता है आपसे, स्टेट पीसीएस में भी आते हैं ये। सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब है जहां पे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंटशिप नहीं होती है। जैसे कि आप कंपनियों में काम करो, रजिस्टर्ड कंपनियों के अंदर काम करो, आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करो, जैसे टाटा, विप्रो, रिलायंस, है ना, सीएनएक्स, कंसेंट्रेक्स, तो कोई भी इस तरह की कंपनी हो सकती है। तो वहां पे अगर आप काम करो तो आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, पीएफ आपका कटता है वहां पे, है ना, प्रोविडेंट फंड में आप शामिल होते हो, आपकी सैलरी स्लिप मिलती है बाकायदा, आपकी कितनी छुट्टियां हैं वो सब कुछ डिसाइड होता है, नोटिस देने के बाद ही आपको निकाला जा सकता है। लेकिन मोस्टली इंडिया में अनफॉर्चुनेटली 93% आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं बनता है, जहां पे कोई छुट्टी की आपको पेमेंट नहीं मिलने वाली है, काम करो तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जब मर्जी तब आपको निकाल सकती है। तो ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, ये बेसिकली हमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो वहां पे प्रॉपर कैलकुलेशन है ना, कि हमें सेल्स डिपार्टमेंट में 10 लोगों की जरूरत है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 5 लोगों की जरूरत है, एचआर डिपार्टमेंट में 10 की जरूरत है, तो उतने ही बच्चों, उतने ही लोगों को हायर करेंगे, उतने ही कैंडिडेट्स को हायर करेंगे, बट दे आर ओनली 7% इन दिस कंट्री। हमारे देश में मात्र 7% है वो। राइट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सीजन के हिसाब से काम करने वाले, जैसे एग्रीकल्चर, जब मानसून आने वाला हो तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। ओके। लेकिन मानसून को पहले का जो 2-3 महीने का पीरियड होता है, जैसे अभी स्प्रिंग खत्म हो रहा है तो अगले 2-3 महीने सूखा में जाएगा, ड्राउट में जाएगा, तो 2-3 महीने हमारे किसान भाई बेचारे बारिश के इंतजार में होते हैं कि जब बारिश होगी, मानसून की पहली बौछार होगी, तब हम काम करना शुरू करेंगे। ओके। या आप देखोगे दिवाली का टाइम पर शहरों में भी बहुत सारे छोटे छोटे लोग छोटी छोटी दुकानें लगा देते हैं, चाहे वो लाइट्स की दुकान होगी, दिया की, जो दिया दीप से एनऑल होती है उनकी दुकानें हो सकती है, पूजा के सामानों की दुकानें हो सकती है, तो वो सीजन के हिसाब से ही काम करते हैं, सीजन बदला काम खत्म। राइट। कूलर का काम है, एसी का काम है, पंखे का काम है, ये सर्दियों में नहीं चल पाएंगे, ये गर्मियों में ही चलेंगे। ओके। तो सीजन बेस्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है।
देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि सपोज कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे रिक्वायरमेंट है एक हाई स्किल्ड पर्सन की, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर काफी बढ़िया स्किल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको आता हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हो, उसको सेल्स की कला आती हो, बातचीत करने की कला हो। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है। डिग्रियां क्योंकि स्कूलों में फ्री में सरकारें पास कर देती है 10वीं तक, राइट? तो फेल होने का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। अब सभी लोगों के पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, राइट? अब कोई भी आकर के ग्रेजुएशन कर रहा है, या तो ओपन से करेगा या रेगुलर से करेगा, लेकिन क्वालिफाइड कितने लोग हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज कितने लोगों को है? कितने लोगों के पास स्किल्स है? डिग्री तो है कई लोगों के पास, लेकिन स्किल्स है क्या? तो वहां पर यूजुअली हमें स्किल्स देखने को नहीं मिलता, तो एक मिसमैच बन रहा है। इस वजह से जो कंपनियां होती है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है ना, वो बोलता है कि हमें लोग चाहिए, बट लोग मिलते नहीं है। दूसरी तरफ इस देश में युवा आंदोलन कर रहा है कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, हमें काम मिले। तो ये मिसमैच क्यों आ रहा है? क्योंकि जितनी जॉब है उसके हिसाब से स्किल्स भी होनी चाहिए ना। जैसे मैनेजर बनने के लिए यूजुअली एमबीए चाहते हैं वो, राइट? सेल्स आने के लिए आपको सेल्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा आनी चाहिए, राइट? क्लरिकल जॉब के लिए बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए एटलीस्ट आपको, अ लिटिल बिट ऑफ एडवांस पार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस, ऑफिस 365 की बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, फाइन। तो ये एक बड़ा इशू है। इसको डायग्राम से इस वजह से मैंने समझाया कि आप समझ पाए क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट, इन दोनों में जब तक मिसमैच होगी तब तक अनएम्प्लॉयमेंट बनी रहेगी। वेल, नेक्स्ट वी आर वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो वल्नरेबल का मतलब है ऐसी बेरोजगारी जो बिना किसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के या लीगल प्रोटेक्शन के हैं। जो अभी मैं आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल दे रहा था कि दुकानों में लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब जिसे बेसिकली कहते हैं वर्कर्स या लेबर फोर्स के लिए, फाइन। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते नहीं, वो परमानेंट उनको करते नहीं है वो लोग कंपनियां, क्योंकि उनको अपने फायदे हैं। वो जब मर्जी तब निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही वल्नरेबल है। उन बेचारों के पास तो मतलब हर रोज ये डर रहता है कि आज मैंने कोई गड़बड़ कर दी, कोई गलती कर दी तो मेरी जॉब चली जाएगी। ओके, तो हमेशा मेहनत भी कर रहे हैं वो, और एक तरह से गुलामी भी कर रहे होते हैं अपने मालिकों की प्राइवेट सेक्टर के अंदर, फाइन। तो इस वजह से हमें कल को आप आईएएस ऑफिसर बने, आईआरएस ऑफिसर बने, तो आपका ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो वर्कर्स हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में लेकर के आए। ओके, उनको लीगली प्रोटेक्शन दें, कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाए, प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी उनको एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रही है, उनका शोषण नहीं कर रही हो, फाइन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया गया हो। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जो स्ट्रक्चर, पूरी संरचना, देश की इकोनॉमी की सिस्टम को ही बदल दिया गया हो। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे सरकार जीएसटी लेकर के आई थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पूरे भारत में एक टैक्स कर दिया गया था। इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूं। तो जीएसटी के अंदर क्या होता है, पूरे सिस्टम को एक साथ बदला गया, तो बहुत सारे लोगों की नौकरी आ गई। क्योंकि पहले बहुत सारी टैक्सेस होते थे, 17-18 टैक्स अलग अलग होते थे, तो उतने अकाउंटेंट चाहिए थे, उतने सीए चाहिए थे। अब सारा टैक्स एक हो गया है, तो जहां मैं 4 सीए रखता था वहां अब एक ही सीए से काम चल रहा है ना? तो इस तरह से स्ट्रक्चर में चेंज आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का खतरा बना रहता है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी की गई थी 500 रुपये और 1000 रुपये का, 8 नवंबर 2016 को, जब माननीय प्रधानमंत्री ने जब इसका डिक्लेरेशन किया था, तब इसके बाद अगले 50 दिनों तक देश की क्या हालत थी, पूरा हिंदुस्तान लाइन में लगा हुआ था। जरूरी था, उसके अपने फायदे थे, लेकिन इसके ऊपर इकोनॉमी का असर तो पड़ा ना। इकोनॉमी के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ा, प्रभाव पड़ा। कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोगों को सैलरी ही नहीं मिल पाई कि भाई क्या सही नहीं, मैं पैसे कहां से दूं तुम्हें। ओके, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनको तो बैंक से ट्रांसफर करते नहीं है वो लोग, तो वहां पे कैश से ही सारा काम होता है। तो एक फायदा तो ये हुआ है उससे, राइट? तो इस तरीके की अगर स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए और इससे अगर बेरोजगारी बनती हो, तो इससे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इन सभी चीजों को एक अच्छे डायग्राम के साथ में, अच्छे क्वेश्चन के साथ में, अच्छी डेटा के साथ में मैं अभी क्लैरिफाई और अच्छे से करूंगा, ठीक है? तो यहां तक आपने थ्योरी पार्ट को समझा है। अब मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल चीजें भी मैं बता देता हूं। या ठीक है, तो ये देखो, ये डेटा है, ये कोविड के पहले की डेटा है, क्योंकि कोविड ने 2 साल के लिए बहुत सारा डिसरप्शन कर दिया था। तो कोविड के बाद की डेटा अभी आना बाकी है, जब आएगा तो अपडेशन हो जाएगी। सो जनवरी 2021 के अनुसार भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% है। मतलब इस परसेंट से हर साल देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है।
जैसे महंगाई होता है ना, इन्फ्लेशन का रेट होता है कि 8% है, वो कंटिन्यूसली 8% हर साल महंगा होता ही जा रहा है, राइट। तो इन द सेम में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 6.5% चल रही है और एम्प्लॉयमेंट की रेट 37.9% है। ओके, एम्प्लॉयमेंट भी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। वो अगर डेटा ऐड किया गया तो ये नंबर और भी कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि कोविड के बाद वर्ल्ड, भारत ही नहीं पूरी दुनिया ऑनलाइन ज्यादा आ गई है ना, ऑनलाइन ज्यादा काम कर रहे हैं, ऑफलाइन इंटरेक्शन कम हो गया है, राइट। तो कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि एक बार में अच्छी अच्छी कंपनियां लाखों लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एक बार में एक जूम मीटिंग में बुला के उनको हमेशा के लिए छुट्टी कर दे रहे थे वो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, यू मे लीव नाउ, फाइन। तो एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली कोविड की आड़ में, उनको बड़ा नोटिस देने का जरूरत पड़ा नहीं, उन्होंने सिंपली बोल दिया कि भाई हमारी फैक्ट्रियां बंद है, काम नहीं हमारे पास, हम कहां से आपको देंगे नौकरी। तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती इस सिचुएशन में। ओके, नेक्स्ट है वर्कर्स। वर्कर्स की अगर बात की जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स दो तरह के होते हैं। जैसे जिनका खुद का काम है, जैसे फार्मर्स या कोई दुकान वाला, कोई शॉपकीपर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है। सेकंड है हायर्ड, आप किसी और के अंडर में काम कर रहे हो। ओके, तो ये भी हम समझते हैं, ये दो तरह की एम्प्लॉयमेंटशिप होती है इसमें। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात की जाए तो टोटल वर्कर्स है हमारे पास 38.6%। इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ 100 पीपल only 38 people are working, right, and 62 people are not working, they are dependent। या तो इनके पास जॉब नहीं है, या फिर वो ओल्ड एज में है, रिटायर्ड हो चुके हैं, या फिर वो बच्चे हैं 15 साल से नीचे के, 15 ईयर्स से बिलो। रूरल एरिया की बात की जाए तो रूरल एरिया में ये डेटा ऑलमोस्ट 40% जाता है। अब गांव में ज्यादातर रोजगार कैसे हैं, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर को काउंट कर दिया गया है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में आप बोल सकते हो कि दे आर वर्किंग। तो इसमें गलती से डिस्काइज्ड इन जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो भी काउंट हो जाते हैं। और अर्बन की बात की जाए तो 35.5 ये पॉपुलेशन हमारा वर्कर पॉपुलेशन है शहरों में, अर्बन एरिया में, महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में। ओके, तो जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आती है, मुंबई, कलकत्ता। इसके बाद जो टियर 2 सिटीज आते हैं, इससे जो छोटे छोटे शहर होते हैं जैसे गुड़गांव, राइट, फरीदाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर। इसके बाद टियर 3 ऐसे सिटीज जो अभी उभर रहे हैं, राइट, अभी इमर्ज हो रहे हैं। सो ये टियर 3 में आते हैं। चलो नेक्स्ट, रीजनल एम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात की जाए तो हमारे पास 3 तरह की सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, राइट। ओके, सो बादल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है बताएं मुझे आप। और प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे जो आपका रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, वंडरफुल, यहाँ रॉ फॉर्म में हम लोग मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं हाँ, एट अ लार्ज स्केल। तो जैसा कि हमारा जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, बिकॉज 60 से 70% जो पीपल है वो इस पे डिपेंडेंट है, मतलब रूरल इंडिया में। हाँ, सेकेंडरी में जब हम विनिर्माण करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडस्ट्री वगैरह होता है वो इसमें आता है। फॉर एग्जांपल हम जब ब्रेड वगैरह बनाते हैं गेहूं से, तो वो सेकेंडरी में आएगा। ऐसे yes, हम कोई भी फैक्ट्री अब लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, मशीनरी लगाते हैं, वो सेकेंडरी में आएगा। और right, टर्शियरी में जब हम, मतलब अब गुड्स तो बन गया, अब उस गुड्स को हमें देना भी तो होगा ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी कि यहाँ हाँ, पे सर्विसेज की बात आती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, बैंकिंग की बात आती है टर्शियरी में, जहाँ हम सर्विस पीपल को देते हैं, राइट, ट्रांसपोर्ट करते हैं सर्विसेज। ठीक है, परफेक्ट। ओके गाइस, तो सही बताया आपने, प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर जहां पे डायरेक्टली नेचुरल प्रोडक्ट का यूज किया जा रहा हो, नेचर बेस्ड इकोनॉमी चल रही हो, तो प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है हमारे देश की 49% पॉपुलेशन को, ऑलमोस्ट 49%, राइट। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, आपने जो किसान है, फार्मर से हमारे वो पोटैटो बनाते हैं, है ना, तो एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या किया, कल्टीवेट पोटैटो, तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट है। लेकिन आप एक बिजनेसमैन हो, आपने उनसे पोटैटो लिया और उनके चिप्स बना डाले, चिप्स बना के उनको पैकेट अच्छे से पैकेजिंग करके मार्केट में वापस से सेल कर दिया, तो इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो दिस इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी।
और इस प्रोसेस में जो सेक्टर सपोर्ट देते हैं, जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने पोटैटो से चिप्स बनाया, तो मुझे सपोर्ट किसकी चाहिए? मुझे बैंक का सपोर्ट चाहिए, पैसे मिलने चाहिए ना सामान लाने के लिए, पोटैटो को लाने ले जाने के लिए मुझे और किसका? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चाहिए। ओके, तो बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, नॉलेज हब, अच्छे ऑफिसर चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अच्छे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो होने चाहिए, तो इनको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, दे आर पार्ट ऑफ टर्शियरी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर, ध्यान रखना। लेकिन अगर जीडीपी की बात की जाए कि इकोनॉमी में, इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो वो टर्शियरी सेक्टर का है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका है? टर्शियरी सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का भी नहीं। फाइन। सो ये डेटा है सेकेंडरी सेक्टर के लिए 24% और टर्शियरी सेक्टर के लिए 26%। तो अकेले प्राइमरी सेक्टर में ऑलमोस्ट 50% का कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात की जाए तो देश में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, ऐसे लोग जिनका खुद का काम है, चाहे बिजनेस के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, शॉपकीपिंग के माध्यम से, 52% है। एंड रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, मतलब उनको महीने में फिक्स है कि सैलरी मिलेगी, ओनली 18%। एंड इनरेगुलर डेली वर्कर्स, ओके, मीन्स कैजुअल वर्कर्स, डेली बेसिस पे काम करते हैं, काम कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, लेबर होता है जो, राइट, वर्कर्स जो होते हैं कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वो। सो दे आर अबाउट 30%, रिमेंबर दिस। वर्क डिवीजन की बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि 7% आर ओनली पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड 93% अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होने का फायदा क्या है? फॉर्मल जॉब्स हैं, जॉब सिक्योरिटी है, बोनस मिलता है आपको, हॉलीडे वेज मिलता है, छुट्टी कर लो तब भी पैसे मिल सकते हैं आपको, लिमिटेड छुट्टी ऑफ कोर्स, मैटरनिटी लीव, अगर आप चाहते हो मैटरनिटी लीव की जरूरत है तो आपको वो भी मिल जाएगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भाई काम करो तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो कोई पैसा नहीं है। थैंक यू सो मच। पेड लीव, यहाँ पे अच्छी छुट्टियां भी मिल जाती है, लंबी वाली 15 दिन की छुट्टी जैसे हो, ओके, तो वो भी पेड मिल जाता है। ऑफ कोर्स लिमिटेशन तो हर जगह पे होती ही है। सो ये था हमारा बेसिक जनरल डेटा स्टैटिस्टिक्स, जो हमें हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की सच्चाई को दिखाती है, राइट। इसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम समझने वाले हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, अभी हमने स्ट्रक्चर को समझा था। तो साइक्लिकल का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर है ना, एक साइकिल बना रहता है। ओके, साइकिल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो ना कि चलो साल के इस महीने हमारा बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओके, तो एक्चुअल में इकोनॉमी में दो साइकिल होता है। एक वो टाइम होता है जब वो बूम कर रहा होता है, जब पैसा बहुत अच्छा आ रहा हो, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिक रहे हो। और सेकंड साइकिल होता है जब इकोनॉमी में मंदी हो, डिप्रेशन हो एक तरीके का, राइट। तो जब आर्थिक मंदी होगी तो उस टाइम पे काम अच्छा नहीं चलता है। तो ये इकोनॉमी का अपना नेचर है, वो अपना डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस होता रहता है। तो इस साइकिल की वजह से, मतलब कि आपका काम चल रहा है तो अभी मुझे 100 वर्कर्स की जरूरत है, लेकिन अगर मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं 100 नहीं 200 वर्कर रखूंगा, 200 वर्कर्स रखूंगा, राइट। लेकिन अगर डिप्रेशन में चल रही है इकोनॉमी, काम है ही नहीं, ओके, मेरे प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक ही नहीं रहे मार्केट में, तो इस सिचुएशन में जो मेरे 100 वर्कर्स हैं उनको भी मैं 50 करूंगा कि भाई कहां से खर्चा दूंगा, कहां से सैलरी दूंगा आपको, समझ पा रहे हो। तो इस साइकिल की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बनती है उसे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। टेक्नोलॉजिकल का मतलब है टेक्नोलॉजी से होने वाली बेरोजगारी। जैसे आप बोलते हो कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, सही बात है। बहुत सारे सेक्टर में जॉब जाएगी और बहुत सारे सेक्टर में जॉब क्रिएट होगी। कौन से सेक्टर में? ऐसे लोग जो एआई को ऑपरेट कर सकते हो, जो एआई के सिस्टम को, प्रोग्रामिंग को बना सकते हो, राइट। तो ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ऐसे लोग जो अभी भी कन्वेंशनल वे ऑफ लिविंग रह रहे हैं, पुराने जमाने की चीजें के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका जब तो भाई ले लेगा वो। फॉर एग्जाम्पल बैंकों में जब आप जाते हो तो एक टाइम था, अभी भी बैंकों में होगा, कुछ गाँव में तो है ही अभी भी, अगर आपको पैसे डिपॉजिट कराने हैं तो आप वहां पे एक पर्सन को देते थे कि स्टाफ बैठा होता था बैंक में, आप उसको जाके देते थे कि भाई साहब ये मेरे 20,000 रुपीज आप मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए, तो वो कर देता था, आपको एक स्लिप काट के दे देता था। बट अब इन्होंने लगवा लिया है मशीन, डिपॉजिट मशीन,
वो बैंक के बाहर एटीएम में ही लगा देते हैं। आप जाओ मशीन में जाओ, वहां पे अपना पैसा डालो, आपके अकाउंट में चला जाएगा पैसा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की वजह से जब लोगों का जॉब जाता है, नौकरी जाता है, तो इसे बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। गॉट इट? इनफैक्ट 2016 में वर्ल्ड बैंक का डेटा भी आया था कि दो ऐसे जॉब जो ऑटोमेशन की वजह से लूज हो रहे हैं इंडिया में, वो 69% है। ऑटोमेशन मतलब कि वो अपने आप काम हो रहा है, एआई की वजह से, इंटरनेट की वजह से अपने आप काम हो रहा है। ओके, अब जैसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे 100 लोगों को मैसेज करना हो तो मैनुअली बैठ के हम करते थे कि चलो भाई 100 लोग हैं, राहुल को कर दिया, सिया को कर दिया, रमेश को कर दिया। लेकिन अब ये सारा काम ऑटोमेशन पे हो गया। सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर में एक्सेल फाइल की डेटा डाल दो और वो खुद अपने आप सारा मैसेजेस उनको भेज देगा। अच्छा, मैसेजेस के साथ रिप्लाई भी दे रहे हैं वो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो उन्होंने ऐसे रोबोट बनाए हुए, बोट्स बनाए हुए, वो खुद रिप्लाई भी कर देते। तो भाई इंसानों की जॉब वो खत्म हो रही है ना। तो इस तरह की ऑटोमेशन की वजह से 2016 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 69% जॉब खतरे में है। अकेले भारत की बात हो रही है ये। ऑलराइट गाइस, अब आता है आपके पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने बहुत बार आपके सवाल पूछे हुए इसके ऊपर। ओके, सो इसमें फ्रिक्शनल का मतलब है कि या तो जॉब की लोकेशन अलग है। फॉर द एग्जांपल, मुझे एक टीचर की जॉब चाहिए, मैं आईएएस इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना दिल्ली में ही। मुझे जॉब मिल रहा है कानपुर में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, तो मैं जाऊंगा नहीं, तो मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन किस तरीके का बेरोजगार हूँ मैं? फ्रिक्शनल, क्योंकि मुझे जॉब तो मिल रही है ना, लेकिन मेरे को करना दिल्ली में, मुझे बाहर जाना ही नहीं है, मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से जॉब करूंगा। तो इस तरह के जॉब को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि आप स्किल्स की वजह से भी फ्रिक्शनल हो सकता है कि मुझे स्किल्स चाहिए ऐसा जो पढ़ाने के साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी टीचर को हायर करना है, तो जो पढ़ाने के साथ साथ नोट्स भी बनाने का काम करे बच्चों के लिए, क्वेश्चन पेपर भी बनाने का काम करे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन टीचर बोल रहा है कि भाई मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन नोट्स मुझे बने बनाए आप ला के दोगे, नोट्स आप दे दो, पढ़ा मैं दूंगा। ऐसे भी टीचर है, राइट? तो उस वजह से मैं उस बंदे को हायर नहीं करूंगा, राइट? क्योंकि आप आधा काम कर रहे हो ना, पूरा काम करो तो हम आपको हायर कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल अभी हमने ऊपर में डिस्कस कर लिया था, राइट? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि पढ़े लिखे लोग भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं। अभी एक पियून का भी अगर एग्जाम होता है ना, जिसकी क्वालिफिकेशन 5th या क्लास 8th मांगते हैं, वहां पे पीएचडी स्कॉलर्स जिन्होंने पीएचडी करी हुई है वो लोग भी अप्लाई करते हैं। ये आलम है बेरोजगारी का, ना केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई देशों में, साउथ एशियन कंट्रीज में ही यह बुरी हालत है। ओके, तो आखिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? लोग पढ़े लिख गए हैं लेकिन इसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बनी हुई है उनके अंदर? तो साहिल, क्या विचार है आपके ऊपर, बताएं आप मुझे। यस साहिल, साहिल बाजवा फ्रॉम पठानकोट। ओके, प्रियंका, व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी हैव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? एजुकेशन के बाद भी, डिग्री के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है? सर बेसिकली उनकी क्वालिफिकेशन एजुकेटेड है वो, उनके पास डिग्री है, बट फिर भी क्वालिफाइड नहीं है वो उस जॉब के लिए। नॉलेज जो चाहिए उन्हें वो नहीं है उनके पास, शायद इसलिए। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है ना? जी। और ऊपर से पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो भाई आखिर जेन्युइन लोग भी मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरे पास एक पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए मैं कितने लोगों को हायर करूंगा, राइट? बिल्कुल। राइट। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये बड़ा क्रिटिकल इस वजह से भी हो गया है क्योंकि अभी लोग ओवर क्वालिफाइड हो गए। ओके, तो दो तरह की जॉब होती है। जो वर्कर्स कम्युनिटी की अगर बात की जाए, कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में काम करना हो या गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तो दो तरह की जॉब होती है। एक होता है व्हाइट कॉलर और एक होता है ब्लू कॉलर। इसको आप मतलब, ये अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही वर्ड है। आप ये ना समझे कि कोई ब्लू कॉलर में है तो वो कभी ब्लैक कॉलर नहीं पहन सकता है, इट डजंट मीन। ओके, ब्लू कॉलर का मतलब है कि लोअर लेवल का क्लरिकल जॉब वो कर रहा है, लोअर लेवल वर्कर्स का, लेबर का जो सबसे लोअर लेवल होता है कंपनी में या किसी भी सेक्टर में। और व्हाइट कॉलर का मतलब है कि टॉप लेवल के लीडरशिप वाली पोजीशंस, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आईएएस आईपीएस अधिकारी, ऑफिसर, सिलेक्टेड ऑफिसर जो होते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी वाले, वो आते हैं व्हाइट कॉलर में। कंपनियों के अंदर ऊपर के ऑफिसर, डायरेक्टर, सीईओ,
वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, इस तरह के लोग आएंगे। नीचे के जो वर्कर्स होते हैं उनको आप बोल सकते हो ब्लू कॉलर। सो यहाँ पे आपने ओवर क्वालिफाई कर लिया है। तो सपोज कि राहुल नाम का एक व्यक्ति है और मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको सैलरी दूंगा 20,000, आप आ जाओ। तो वो बोलता है नहीं 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 सर, मैंने ग्रेजुएशन किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, मास्टर्स अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, और मैं 20,000 की एक छोटी नौकरी करूंगा। ऐसे तो नहीं बात बनेगी, कोई बड़ी नौकरी हो तब आप मुझे बुलाएं। तो इस वजह से भी देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग चल रही है, क्योंकि ओवर क्वालिफाई कर लिया है लोगों ने। फाइन। सो या दैट्स व्हाई एक बड़ी समस्या पूरे भारत में बढ़ रही है इसके रिगार्डिंग। चलो नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि उनका एम्प्लॉयमेंट तो हो गया है, जिस लेवल के लिए हुआ है उस लेवल पे वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ओके, फॉर द एग्जांपल कि आपके पास किसी भी जॉब को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एक पोटेंशियल होना चाहिए, राइट। मैंने बताया भी था पहले आपको कि गवर्नमेंट ने भी अपने जॉब्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। लेकिन जो सिलेबस होता है, एग्जाम होता है, वो मोर और लेस सेम होता है, पैटर्न अलग हो सकता है। जैसे कि एसएससी लेवल के एग्जाम होते हैं ग्रुप बी के लिए, इंस्पेक्टर लेवल के एग्जाम के लिए, तो वहां पे भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आएगी। अभी हम इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो इंडियन इकोनॉमी वहां पे भी आती है। और ग्रुप ए जहां पे आप आईएएस आईपीएस के अधिकारी बनोगे वहां पे भी आती है। तो आखिर क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट। आखिर किस तरीके की कैपेबिलिटी वो चेक कर रहे हैं बच्चों के अंदर, कैंडिडेट्स के अंदर। आईएएस के लिए जो एस्पिरेंट आ रहे हैं उसके अंदर किस तरीके की क्वालिफिकेशन देख रहे हैं वो। इसके लिए आपका इंटरव्यू रखा जाता है। इंटरव्यू में क्या करते हैं वो, उन एट्रीब्यूट्स को, उन गुणों को, उन वैल्यूज को, उन क्वालिटीज को आपके अंदर देखा जाता है, राइट। कि क्या आप ग्रुप ए लेवल पे लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए तैयार हो। फाइन। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे। सपोज कि डॉक्टर अंबेडकर ने, जैसे मैं हाँ इसके ऊपर जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने बोला है कि इफ योर पोटेंशियल इज हेयर, यहाँ टॉप पर आपकी पोटेंशियल है, एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग हेयर इतने लो लेवल पे, देन दिस इज अ क्राइम। तो आप 1,00,000 रुपए की जॉब कर सकते हो लेकिन आप 50,000 वाली जॉब कर रहे हो, राइट। आप ग्रुप ए लेवल के आईएएस आईपीएस की जॉब कर सकते हो, क्वालिफिकेशन है आपके अंदर, क्षमताएं हैं आपके अंदर, लेकिन आप किसी छोटे मोटे गवर्नमेंट ऑफिस में एज अ क्लरिकल जॉब काम कर रहे हो, तो यू आर अंडर एम्प्लॉयड। उससे न केवल आपका नुकसान हो रहा है लेकिन देश का भी नुकसान हो रहा है इससे। साहिल ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया क्योंकि वो डिजर्व करता है आईएएस आईपीएस, ऐसा उसको लगता है, और अभी वो वर्तमान में क्लरिकल जॉब में फंसा हुआ है बेचारा पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। तो वो भी एक अच्छा लाइव एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, राइट साहिल। या ठीक है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एग्जैक्टली ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी बेरोजगारी जो लंबे टाइम तक चल गई, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, अनफॉर्चुनेटली इससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए किसी का। तो कोई परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब लंबे टाइम से ही वो बेरोजगार बैठा हुआ है, राइट। इसके तमाम कारण हो सकते हैं, कोई मेडिकल इशू हो सकता है, कोई और रीजन हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। ओके, साइकोलॉजी से मुझे याद आया कि प्लीज आप एस्पिरेंट्स हो यूपीएससी के तो अपनी मेंटल हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखें, राइट। आए दिन कोटा से तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। सो प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। चाहे जितनी भी आप तैयारी करो, 6-7 घंटे 8 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैटर्न बदल रहा है यूपीएससी का, वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे पूछती है वो। और अपने दोस्तों से, अपनी पीयर ग्रुप से, अपने मेंटोर्स के हमेशा टच में रहें। जब भी एंग्जाइटी हो, जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो भाई बातचीत करो उनसे, अपने कलीग से, अपने साथ वालों से, अपने फैमिली से, अपने पार्टनर से, अपने मेंटोर से। और कहीं नहीं मिलता आपको तो आप मुझसे बात कीजिए, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। एक सर्वे के अनुसार हर 4 में से 1 व्यक्ति भारत में आज मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। प्लीज इसे गलत ना समझे, हमारी समाज के लिए मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम केवल एक होता है, या तो उसे भूत ने पकड़ा हुआ है, ओके, या फिर वो पागल है। ऐसा नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम्स का अलग अलग स्केल होता है, अलग अलग लेवल होता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम भी मेंटल हेल्थ में आती है, तो हमें सभी लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। आप नहीं जानते कौन किस परेशानी से जूझ रहा हो। इस वजह से एथिक्स का पेपर जीएस फॉर्म में रखा गया है आपका मेंस में। आप सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन जैसी चीजों को समझ सको, और ना केवल समझो बल्कि उनको अप्लाई भी करें आप।
क्योंकि कल को IAS ऑफिसर बनने के बाद जब आप SDM बनोगे तो पूरे सब डिवीजन के 75 to 80 विलेजेस आपके अंदर आएंगे, उनके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनका ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई किसान सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है। अनफॉर्चुनेटली गुजरात में और इससे कहीं ज्यादा महाराष्ट्र में हर साल आप देखते हो कि हजारों की संख्या में सुसाइड करते हैं फार्मर्स। अगर आप वहां के SDM हो, DM हो, IPS अधिकारी हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या एक पढ़े लिखे नागरिक भी हो, तो ये आपका मोरल दायित्व है, नैतिक दायित्व है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी प्रॉब्लम को रोकें, उनकी प्रॉब्लम का निदान करें, सॉल्यूशन दे, रिड्रेसल दे प्रॉपर, राइट। इस वजह से करप्शन करनी नहीं चाहिए, बिकॉज करप्शन करने से आपके पास तो पैसा आ जाएगा, लेकिन सामने वाला न जाने क्या स्टेप उठा ले कोई नहीं जानता है। फाइन। तो करप्शन करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे इंतजाम कर दिए, लेकिन आप करप्शन करोगे नहीं। भारत सरकार ने रोकने के लिए तरह तरह की चीजें करी हैं, और आज दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट का टाइम है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा। और एक बार भी अगर आप पकड़े गए, हो सकता है 100 बार आप नहीं पकड़े गए, लेकिन एक बार भी पकड़े गए तब जिंदगी भर के लिए आपका मुंह काला हो जाएगा, सोसाइटी में, समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, आपके आने वाले बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस समाज में रहना, उस माशरे में रहना, उस सोसाइटी में रहना। ओके, मैं इस वजह से भी इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि करप्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, सिस्टम के अंदर जाके मैंने देखा, और बाहर से तो हम सब देखते ही हैं। और इसके साथ साथ राइट, एथिक्स के अंदर भी करप्शन एक टॉपिक है, राइट। वहां पे प्रॉपर सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम, UPSC ने हमें सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होकर अपने को सोचना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल का मतलब है कैजुअल लेवल पे, जैसे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली वर्कर्स होते हैं, राइट, हर रोज का कैजुअल लेवल पे काम करते हो, कोई परमानेंट नहीं है। एक दिन के लिए काम हुआ तो आप लेके गए, काम करवाए, पैसे दे दिए, बात खत्म। ओके, तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को जो कैजुअल लेवल पर होता है उसको हम बोलते हैं कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सवाल ये है कि आखिर इतने सारी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम है आखिर। ओके, तो इसको हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। सबसे पहला, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली आज भी सरकारी नौकरी को लेकर के बड़ा एक क्रेज बना हुआ है। ओके, इतना ही क्रेज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए क्यों नहीं है, जैसे अमेरिका में होता है, जैसे चाइना में होता है। ऑफकोर्स इसके पीछे तमाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण होंगे, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीजंस होंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप होने की वजह से ये होगा कि डिवर्सिफाई कर पाएंगे हम अपने पॉपुलेशन को, राइट। सभी लोग 10-10 साल तक तैयारी नहीं करेंगे सरकारी नौकरियों की। आज का युवा अपने प्रीमियम टाइम में तैयारी कर रहा होता है। आपको एक जिद नहीं पालनी चाहिए, आप 2 साल जम के तैयारी करो, अच्छे से हो जाएगा सिलेक्शन, अगर होना होगा तो, नहीं तो 10 साल देने के बाद भी नहीं होगा, राइट। और तैयारी के नाम पे, इस वजह से तैयारी आपकी ईमानदारी करना चाहिए, तैयारी के नाम पे आप किसी को धोखा ना दें। धोखा दोगे तो दूसरों को नहीं दोगे, अपने आप को धोखा दोगे आप। इसलिए अभी कोचिंग आपकी चल रही है, फाउंडेशन कोर्स आपका चल रहा है, तो पूरी ईमानदारी के साथ में आप कड़ी मेहनत करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आपके जो कामयाबी है वो कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलेगी आपको। सो प्लीज कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए, अभी साल 2 साल मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। अदरवाइज फिर लोगों को बोलते रहोगे कि भाई UPSC तो 5 वर्षीय योजना है, 5 सालों में निकलता है, कहाँ निकलता है 1-2 साल में। अनफॉर्चुनेटली ये क्यों बना है, क्योंकि बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स है ना, वो ऐसे अपने आप को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें न्यू कमर्स को बताते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे ना कि भाई मैं ऐसा कर रहा था, मैं काम चोरी कर रहा था, मैं ईमानदारी नहीं दिखा रहा था कोचिंग के टाइम पर, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे UPSC की गलती है, वैकेंसी नहीं आ रही है, 5 साल के बिना निकलेगा नहीं इस एग्जाम में, पहले अटेम्प्ट में किसका सिलेक्शन होता है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहें आप। ओके, नेक्स्ट, इनएडुकेट रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज। हमारे देश में रिसोर्सेस, किसी भी देश में रिसोर्सेस भी बहुत मैटर करते हैं। किस तरीके के रिसोर्सेस, किस तरह के संसाधन आपके पास अवेलेबल है, राइट। इलिटरेसी, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, मतलब भाषा के आधार पर, ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह की बातें भी बहुत मैटर करती हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंटशिप या अनएम्प्लॉयमेंटशिप के लिए। ओके, सेकंड, लैक ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे 1850 में, 1835 में लॉर्ड मैकॉले नाम का एक व्यक्ति आया था, उसने एजुकेशन सिस्टम बनाया था। वो वाला एजुकेशन सिस्टम अभी तक चल रहा था 2020 तक। अंग्रेजों के जमाने में हुई बनी हुई कोई लगभग 200 साल पहले की, राइट। तो आप बताओ, इतनी पुरानी सिस्टम लेके अगर चल रहे हो
तो आज के हिसाब से कैसे ही एजुकेशन होगी? अंग्रेजों ने कैसा एजुकेशन बनाया होगा? कोई समाज सेवा तो करने नहीं आए थे वो। तो उन्होंने ऐसी एजुकेशन बनाई थी जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुलाम रखा जा सके, उनको ऐसी क्वालिटीज ना दिया जाए कि वो मुझसे सवाल करे, बल्कि हमारा काम करने में मदद करे वो। जैसे हम अंग्रेज हैं और हमें वर्कर्स चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए, तो उन लोगों को एजुकेशन ऐसा दो कि वो हमारी गुलामी करे। सो स्किल्स की कमी रह गई इस चक्कर में। अभी एनडीए गवर्नमेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई है 2020 के अंदर, और इसके तहत पूरे सिस्टम को फिर से आकलन किया गया, फिर से असेसमेंट करके एक बहुत ही शानदार करिकुलम और सिलेबस को तैयार किया गया है, जिसमें ना केवल बच्चे की अच्छी एजुकेशन बल्कि वो स्किल्ड भी हो, उसके पास कन्वेंशनल के साथ साथ अनकन्वेंशनल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, प्रोफेशनल कोर्सेस भी हो, उसके स्पोर्ट्स के ऊपर भी अच्छा फोकस हो, ये चीजें लाई गई है, राइट। सो स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है तो वो चीजें मिलेंगी नहीं। हार्ड, कई बार क्या होता है कि दो तरह की स्किल्स होती है, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स आपको आता है, कंप्यूटर की नॉलेज है आपको, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती आपको, बेसिक मैनर्स नहीं है, बेसिक एटिकेट्स नहीं है, इसकी ट्रेनिंग तो कभी किसी स्कूल ने दिया ही नहीं, राइट। तो इसके ऊपर कौन बात करेगा, इसके ऊपर कौन काम करेगा? आप इंटरनेशनल लेवल पे जाकर काम करना चाहते हो तो आपको आपके व्यवहार में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके एटीट्यूड में, आपके एप्टीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा, राइट। तो आपकी पूरी सिलेबस को इस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज में लेके पढ़ना है। अदरवाइज सिंपली 4 कीवर्ड बता के चैप्टर को खत्म करना आसान था मेरे लिए, लेकिन उससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछ रही है यूपीएससी जो पूरी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड हैं। इकोनॉमी में तो सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले ही आ रहे हैं अभी, तो आपको इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, लैक ऑफ रेलेवेंट जॉब्स। अब जॉब्स की भी कमी है, मानना पड़ेगा हमें। एक तरफ स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है तो दूसरी तरफ जॉब्स की भी कमी है, लिमिटेड लोग। प्राइवेट कंपनियां क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे मशीनों से काम हो जाए, ऑटोमेशन से काम हो जाए, रोबोट से काम हो जाए, एआई से काम हो जाए, लोगों को हायर ना करना पड़े, राइट। सो रेलेवेंट जॉब्स की भी कमी है। नेक्स्ट, इनएडुकेट एम्प्लॉयबिलिटी। अब सरकार भी चाहे तो कितने लोगों को रोजगार दे सकती है? 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ मान ली आपके पास 1 करोड़, लेकिन इस देश में जो युवा भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो कितना 22 करोड़ युवा है अभी जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड कर रहा है। तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने के बाद भी 21 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? और हर साल इसमें नए नंबर ऐड हो रहे हैं जो 12th पास कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, राइट। तो ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम होगी, जिसको निपटने के लिए, जिसके निदान के लिए हम सभी को एज एन ऑफिसर, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अपने अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा। आज के बेरोजगारी के चैप्टर में मैंने आपको डराया नहीं है, सरकारी नौकरियों के बारे में मैंने बहुत सारी डेटा और फैक्ट्स आपको बताया। इसका मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल, कि आप तैयारी से डर जाएं, बल्कि सच्चाई का सामना करें और उस लेवल की तैयारी फिर करें, आप मेहनत करें, क्योंकि सिलेक्शन तो होते हैं, हर साल होते हैं, हर तरह के लोगों का होता है। एक किसान के बेटे का, एक रिक्शा वाले के बेटे का, एक बहुत अच्छे फैमिली, वेल टू डू फैमिली के बच्चे का भी होता है यहाँ पर। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने ईमानदारी से तैयारी करी कि नहीं करी, राइट। ठीक है, तो आखिर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कैसे किया जाए? प्रॉब्लम्स की बातें तो हमने बहुत कर ली, अब बात करते हैं समाधान की, सॉल्यूशंस की। सो इसको खत्म करने के लिए देखो कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, सबसे पहले है या जीडीपी ग्रोथ। अगर ओवरऑल इकोनॉमी, नेशनल इनकम इंक्रीज हो, ओके, तो डेफिनेटली और लोगों को रोजगार मिल सकता है। सेकंड, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन अलार्मिंग लेवल पे, है ना, ग्रो कर रहा है। अभी हाल ही में हमने चाइना को सरपास कर दिया है। चाइना यूज्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट अभी देखो इंडिया हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसी चीजों में हमें बीट नहीं करना है चाइना को, ये गलत बात है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और इसके स्तर पे सभी को काम करना पड़ेगा। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में 60% की पॉपुलेशन लगी हुई है, इंडल्ज है, बट जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? इट्स ओनली 15%। केवल 15% लोगों को जॉब मिल रही है एग्रीकल्चर से, जबकि 60% पॉपुलेशन लगे हुए हैं। तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन
उसके बराबर होना चाहिए ना, ओनली 15%, केवल 15%। तो एग्रीकल्चर में अगर इतनी पॉपुलेशन लगी है तो एग्रीकल्चर को क्यों ना हम रिवाइव करें, क्यों ना एग्रीकल्चर में ही डिवर्सिफिकेशन किया जाए, ओके, कल्टीवेशन और अच्छा हो सके, क्लाइमेट चेंज से, ड्रॉट से, फ्लड से हम लड़ सके, इसके बाद भी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। कुछ नए वेंचर जैसे हॉर्टिकल्चर, जिसमें सब्जियों का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का पालन किया जाता है। कुछ ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स जैसे रबर, कैशू नट्स, ग्राउंड नट, शुगर केन, कॉटन, इनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं तो किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी खासी हो पाएगी। नंबर 4, इंकरेजमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। इसके साथ साथ स्मॉल बिजनेसेस को इंकरेज करना पड़ेगा, सरकार को भी और हम सभी को भी। आप खुद क्या चाहते हो? अगर आपके घर में ही आपका बेटा बोलेगा आपसे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो आप इसे अलाउ करोगे? आप खुद, यू वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टॉप हिम। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए नहीं है, इसमें बहुत रिस्क होता है, तुम फेल हो गए तो क्या करोगे, राइट? तो हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, है ना? बिजनेस माइंडसेट बदलना पड़ेगा अपने को। सरकारी नौकरियों के अलावा भी दूसरे वेंचर्स हैं, ये बताना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ट्रूली करना चाहते हो, अगर आपका बच्चा सच में करना चाहता है सरकारी नौकरी, सच में एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है जैसे आप बनना चाहते हो, आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हो जैसे लक्ष्मण बनना चाहता है, तो डेफिनेटली आप बनो, स्वागत है आपका। लेकिन अगर वो स्पोर्ट पर्सन बनना चाहे, बॉलीवुड स्टार बनना चाहे, तब भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, देश भर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जो बेसिक नेसेसिटीज एसेट्स होते हैं, जैसे ब्रिज हो सकता है, रोड हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, ये सब बनाए जाए। इनके बनाने से क्या होगा कि सभी पॉपुलेशन को फायदा मिल पाएगा, प्रॉपर जो डेवलपमेंट हो रही है उसका, राइट? बहुत टाइम तक हमारे देश में गांव का, जो विलेजेस है, उनका कनेक्टिविटी था ही नहीं हाईवेज के साथ में, राइट? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक बहुत ही शानदार स्कीम लाया था, राइट? प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो उस योजना के अंदर हमने पूरे भारत में गांवों को जोड़ा था हाईवेज के साथ, राइट? क्वाड्रिलेटरल हाईवे उन्होंने बनाए, 4 महानगरों को, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड मैड्रास, चेन्नई, इन सभी को उन्होंने कनेक्ट किया नेशनल हाईवेज के थ्रू। तो इस तरीके की स्कीम्स, इस तरीके की प्रोग्राम्स अपने को लाना पड़ेगा, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगी, तो नए वेंचर्स आएंगे, नए स्टार्टअप वाले कैंडिडेट्स आएंगे, नए लोग आएंगे, नए बिजनेसमैन आएंगे, राइट? नेक्स्ट, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सरकार ने स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो एमजी नरेगा के अंदर भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 डेज कंपलसरी आपको उसको काम देना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट आपको काम नहीं दे पा रही है तो इसके बदले में आपको कंपनसेशन देगा, वो पैसा देगा वो, राइट? तो इस तरह के प्रोग्राम्स और आने चाहिए, ओके। अभी हमने कोविड का टाइम पे भी देखा कि भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए, जैसे वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ स्कीम चलाए जो सीधे उनके अकाउंट में 5,000 6,000 रुपये आ रहे थे, सो दैट जो लोकल वेंडर्स है वो अपना काम कर सके। तो इस तरीके के स्पेशल सपोर्ट मेजर्स को लाए जा सकते हैं अगर ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट को बीट करना है तो। चलो नेक्स्ट, वेल नंबर 7, इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाए जाए, ऐसे संस्थाएं बनाए जाए जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच की दूरी को कम करे। अगर स्किल्स नहीं है तो स्किल्स की ट्रेनिंग दे, है ना? जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर, राइट, स्किल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे स्किल सेंटर्स पूरे भारत में खोले गए हैं। तो वहां पे हम जिस तरीके के युवा हैं, उनको कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए तो कंप्यूटर की नॉलेज देते हैं, सिलाई कढ़ाई जैसी बेसिक चीजें चाहिए तो उसकी नॉलेज देते हैं, राइट? तो इससे क्या होगा कि वो स्किल्ड होंगे, स्किल्ड होंगे तो उनको जॉब मिलेगी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अपने आप में पैन इंडिया लेवल पे चलने वाला बहुत ही शानदार स्कीम है। मेंस एग्जाम में आपको इस तरीके की स्कीम्स और प्रोग्राम्स अपनी तरफ से मेंशन करने होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में वो पूछेंगे, ऑलरेडी सवाल और आंसर लिखा होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा सही सवालों के। वो पूछेंगे आपसे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। इस वजह से न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स में जो भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हो तो वो सिलेक्शन आईएएस में आपके मेंटर्स कवर करवाएंगे, ओके। नेक्स्ट,
क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चांसेस, आदमी खुद का बिजनेस शुरू कर सके, इसके लिए सपोर्ट देना चाहिए। सरकार ने चलाए भी ऐसे स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर क्या होता है, सरकार 10 लाख रुपए तक का सपोर्ट देती है आपको अपना काम शुरू करने के लिए। लक्ष्मण, आपने अपना हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं आप? नो सर। ओके, ठीक है। एजुकेशन में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, जो नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने लाया है, लेकिन उनका क्या, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने पुराने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ लिया है, तो उनको भाई स्किल्स दो, ट्रेनिंग दो, उनको कौशल विकास सिखाओ उनको। प्लानिंग फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, मानव पूंजी किसे कहते हैं? आपने कैपिटल तो सुना होगा। पैसा या पूंजी केवल एक तरीके से लोग सोचते हैं कि मेरे पास कितना मटेरियलिस्टिक पैसा है। भाई सबसे बड़ा एसेट तो आप हो ना, ह्यूमन कैपिटल हो। अगर आप एजुकेटेड हो, आप स्किल्ड हो, आप नॉलेज रखते हो अच्छी, राइट, तो आपसे बड़ा कोई पूंजी क्या ही हो सकता है, राइट। तो प्रॉपर्टी तो हम बाद में बना लेंगे, अगर आप कामयाब हो तो मटेरियलिस्टिक चीजें तो आ जाएंगी, कार आ जाएगा, बंगलो आ जाएगा, गाड़ियां आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले अगर आपने एजुकेशन पे खर्च किया, एक अच्छे मेंटोर से ट्रेनिंग ली, किसी भी काम के लिए, आईएएस की तैयारी करना हो, बिजनेस शुरू करना हो, अच्छी जगह से गाइडेंस ली, कोचिंग करी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर कोई कमी है तो उसके विकास के लिए आपने काम किया, सॉफ्ट स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए आपने काम किया, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मानव पूंजी बन पाओगे, ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे। और एक अच्छा मानव पूंजी क्या करता है, क्रांति लेकर के आता है, रिवॉल्यूशन लाता है, अपने स्टार्टअप शुरू कर सकता है, वो नई लोगों को इंस्पायर कर सकता है अच्छा करने के लिए। जैसे छोटे मोटे लेवल पे हम भी काफी बढ़िया काम कर रहे हैं अभी। ओके, तो अगर मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती, तो एजुकेशन के साथ साथ स्किल से अगर मैंने काम नहीं करा होता, ओके, तब भी प्रॉब्लम बड़ी आती, राइट। तो इस वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज पे हमारे देश में लोग खर्चना नहीं चाहते, पैसे खर्च नहीं करते हैं। आप उनको बोलो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स ले लो, नहीं लेंगे, भाई हमें सब आता है, राइट। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर लो, नहीं लेंगे, क्या करना है, हम बोल लेंगे अगर बोलना होगा तो, और कभी खड़ा कर दो तो पैर कांपने लगते हैं वहां पर, राइट। तो भाई ऐसे पैसा बचा के आप अपना नुकसान कर रहे हो, राइट। ऐसी चीजों पे पैसे लगाना चाहिए आपको, फाइन, तभी आप इस तरीके के आगे चल के ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे। और एक बार ह्यूमन कैपिटल बन गए तो भाई आपने जितना पैसा लगाया उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। तो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखें आप। इस सेशन के एंड में हमारे पास भारत सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। सो कुछ नाम से कुछ स्कीम्स हैं ये, ओके। जो न्यूज में है, जो अभी चल रहा है न्यूज में, उसको तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो पहले भारत सरकार ने शुरू कर दिया था, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आज भी कंटिन्यू है, आज भी काम कर रहे हैं वो, ठीक है। सो वी हैव मनरेगा, एमजी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर ग्रामीण भारत के अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया और उनको 100 डेज कंपल्सरी एम्प्लॉयमेंट देती है सरकार। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अगर कोई गांव में है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और इसके पास जमीन भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले नौकरी दो, किसी भी तरीके की जॉब हो सकती है, सबसे पहले दो, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकता वो। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1980 में द देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, ओके, एग्रीकल्चर के विकास से भी होगा, नए वेंचर्स, नए इनोवेशंस के माध्यम से भी होगा, एजुकेशन भी डेवलप करने पड़ेगी। भारत नेट परियोजना के अंदर हमें इंटरनेट और वाईफाई कनेक्शंस भी देने पड़ेंगे। तो मतलब एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे इन्होंने नहीं सोचा है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में, समेकित फॉर्म में इसको बहुत सारी चीजों को एक साथ रख के डेवलपमेंट करने की कोशिश करी है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो देखो 1977-78 में एक टाइम ऐसा था जब सरकार के पास भी पैसे नहीं थे और उस टाइम पे सूखा पड़ रहा था, ड्रॉट पड़ रही थी, तो उस टाइम पे सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम लाया था। तो इसमें क्या होता था, आप दिन भर काम करो, पैसे हम दे नहीं सकते क्योंकि सरकार के पास भी पैसे नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, ग्रेन्स थे, अनाज थे, तो हमने उनको राइस दिए, बार्ले दिए, वीट दिए, मल्टीविटामिन के लिए जो डिफरेंट चीजें होती है वो हमने दिया उनको। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम थी। अब सोचो ये सोच किसकी होगी, किसी आईएएस ऑफिसर की थी ना। पॉलिटिशियंस तो फेस होते हैं, पॉलिसी बनाता कौन है, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स बनाते हैं। तो इस तरीके की इनोवेटिव आइडियाज आपको भी लेकर के आने होंगे। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण भारत के युवाओं को
हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, ये बहुत जरूरी है। ऑपरेशन फ्लड के अंदर क्या हुआ था, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी दूध मिल्क के अंदर रिवॉल्यूशन आया था। और गुजरात में 1970 में अमूल, जानते हैं आप, अमूल के प्रोडक्ट्स आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, मिल्क आता है, दूध आता है। सो ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी प्रोडक्ट के अंदर हमारे देश में युवाओं को बड़े लेवल पर, ग्रामीण भारत की महिलाओं को बड़े लेवल पर रोजगार दिया, और आज भी वो रोजगार कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन फ्लड ब्रेन चाइल्ड था डॉक्टर वर्गीस कुरियर का। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, ऑल द मिल्क रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। तो वो भी किसी एक व्यक्ति की सोच थी ना, एक बढ़िया ह्यूमन कैपिटल था, तो उन्होंने अच्छा काम किया। तो उस तरीके से आप अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छी क्लासेस कर रहे हैं, तो यकीनन आपका भी दिमाग इस तरीके से एक दिन चलेगा कि आप हमारे देश की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। वेल, सो ये थे कुछ स्कीम्स एंड कुछ प्रोग्राम्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ओके, सो लेट मी सी, इसमें से कुछ रह गया तो कुछ स्कीम्स की लिस्ट यहाँ पे सेकंड पीडीएफ में भी मैंने आपको दिया है, एंड यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, बता दिया मैंने आपको। जवाहर रोजगार योजना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री 1989 के राजीव गांधी ने शुरू किया था। नेहरू रोजगार योजना भी इसी टाइम पे आया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में अगेन पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। ये सारे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी, घबराओ मत, मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ सो दैट आपको याद रहे, आपका रिवाइज होता रहे। फाइन। रोजगार आश्वासन योजना 93 में, स्वर्ण जयंती अर्बन रोजगार योजना 97 में, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, ये दोनों आए हैं, अर्बन भी और रूरल भी। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मेंस में कोई भी 4 और 5 एग्जाम्पल लिख ले होते, तो ये नहीं कि आप पूरे 12 के 12 लिस्ट को रट्टा मार रहे हो, याद कर रहे हो, नॉट एट ऑल। आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ भी ऐसा कुछ हुआ था, कभी प्रीलिम्स में आ गया तो हाँ पता हो कि हाँ ऐसा कुछ था। तो बाकी मेंस में आपको 4-5 एग्जाम्पल से ज्यादा लिखने हैं ही नहीं, उतना स्पेस ही नहीं होता वहां पे लिखने का। ओके गाइस, देन वी हैव जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 में। जेपी किसके नाम पर, जयप्रकाश नारायण, ये बहुत बड़े लीडर थे लेफ्ट विंग के। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब लगाया था इमरजेंसी, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण थे जेपी, क्योंकि जेपी ने पूरे देश में 1970s में आंदोलन चलाया था, स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को, लेफ्ट विंग को, सबको एक साथ खड़ा कर दिया उन्होंने, समझे। महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई, जो भी करप्शन हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाई। ओके, तो इस वजह से उनका भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने में और बरकरार रखने में काफी बड़ा योगदान माना जाता है। जेपी, जयप्रकाश नारायण। एमजी नरेगा 2005 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मोदी जी ने शुरू किया था 2015-16 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण भारत में स्पेशली स्किल सिखाने के लिए एनडीए गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। स्किल इंडिया कैंपेन, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था इसको। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ओके, तो वहां पे उनको तरह तरह के एग्जाम्स मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है, टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं। तो इस तरह के तमाम डिफरेंट स्कीम समय दर समय सरकार लाती रही है। तो इस प्रकार से आज हमने कवर अप किया कि क्या पूछा जाता है आखिर आपके एग्जाम में, राइट? Sir, there is one question from my side. यस, आप पुरानी स्क्रीन निकालेंगे कौन सी वाले? जो आपने शेयर करी थी, जो आप योजना के टाइम पे बता रहे थे, क्या नाम था उनका, जो आपने बोला था इंदिरा गांधी के टाइम पे, जो उनका अच्छा, क्या काम नाम के था? बदले अनाज कार्यक्रम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नो नो, आपने नाम लिया था अभी किसी का, दीन नारायण साहब हाँ, का शायद। दीनदयाल उपाध्याय, ये मोदी जी ने हाँ शुरू किया है। हाँ, इसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे इसकी कंट्रीब्यूशन है, एंड इसका फ्यूचर का स्कोप क्या है, अभी राइट नाउ ये कैसे काम कर रहा है टू मेक पीपल लाइफ बेटर, थोड़ा सा। या ठीक है। सो बेसिकली वी हैव रूरल पॉपुलेशन, तो ग्रामीण भारत में युवाओं को अच्छे अवसर मिल नहीं पाते, अच्छी स्कूलिंग सिस्टम, अच्छे एजुकेशन मिल नहीं पाते। तो जी कुछ ऐसे ट्रेनिंग जो हम ग्रामीण भारत के युवाओं को दे सकें, चाहे एग्रीकल्चर में कुछ नवाचार करना हो, इनोवेशन करना हो, या वो वहीं पर कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हो। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के अलावा जो नेक्स्ट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो क्या है, एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, है ना। कुटीर उद्योग, छोटे मोटे लघु उद्योग होते हैं। ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं,
जो फॉरेस्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट होते हैं, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, राइट, जैसे गोंद होता है एक, राइट, जिसका इस्तेमाल वो रबड़ बनाने के लिए कर सकते हैं। तेंदू का पत्ता होता है, तेंदू का पत्ता समझते हैं जिससे बीड़ी बनाई जाती है। ओके, तो या बास्केट होता है जी। बेसिकली, या झाड़ू है। तो ये एमएसएमई सेक्टर, अगर हम वहां पे कुछ इस तरीके की उनको ट्रेनिंग दें कि वो वहीं पे माइग्रेशन करने की उनको जरूरत ही ना हो, वहीं पे वो अपना काम शुरू कर सके, तो इसके लिए हमने जी। शुरू किया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, एनीवन एल्स, किसी और को कोई सवाल हो, कोई डाउट हो? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, मोस्ट वेलकम। एनी अदर वन? Sir, यस, sir, can you explain the concept of MG Narega, sir? MG Narega. Yeah, so in the MG Narega program, it was started in 2005 by the Congress government of that time, okay, under the prime ministership of Dr. Singh, Manmohan Singh. Yeah, so the purpose of this program was to provide employment in rural India for the 100 days, and it was compulsory for the government to provide 100 days employment. Okay, if government is unable to provide them an employmentship of 100 days, then they have to provide money that we call compensation, right? So this is how it actually serving the people at the grassroots level, right? Those people who don't have proper access to agriculture land or any commercial cropping or any commercial activities to participate in the business, right? For those people, the government has started this program, and under this they provide compulsory employment, right? So you will get the salary of 3 months and 10 days. 100 डेज का है तो 3 महीने और 10 दिन बनते हैं। और अगर काम नहीं दे पाए आप, तो भाई पैसा दो, फिर सरकार को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं कंपनसेशन के तौर पे। तो गरीबी को बीट करने में, स्टारवेशन को, भूखमरी को बीट करने में काफी बड़ा योगदान है इसका, राइट? एनी अदर? Sir, that 100 villages, sir, or 100 people? 100 days. Okay, 100 days. So initially it was started for the limited number of villages, because government cannot start this program in all the villages, no? So we identified the most affected area, the most affected districts and villages where people are starving. Okay, for example, we have certain states like we have Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh. So here you will see people are struggling really hard for their survival in their day-to-day life. So we started to focus on them, okay, from the beginning. But later on, we started to expand this to some other districts and villages also, right? Yeah. Sir, that compensation is provided when the employment is not given for that 100 days, sir, or remaining Yes. days? Right. Only 100 days. है ना? Government has its own limitations, so we can help you only for the 100 days, right? Thank you, sir. Yeah. Okay, guys. So this was all from my side. लक्ष्मण, आपको कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? लक्ष्मण? No, sir. ठीक है लक्ष्मण। So, हाँ प्रियंका, please go ahead. sir, I had one question, but from the previous chapter, What was question that? the question that you gave for the test, that is how globalization has led to the reduction of employment in the formal sector of the Indian economy. Right. So I wanted. फाइन। देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने देखा कि हमारे देश में एमएनसी आए हैं, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज आई है, बहुराष्ट्रीय कंपनी आई है, विदेशी कंपनी आई है, जिससे एम्प्लॉयमेंट दिया है उन लोगों ने, अच्छी बात है। बट इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हुई है। क्यों? क्योंकि उन कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में ही दिया है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं था। ओके, एग्रो बेस्ड जो इकोनॉमी होती है उसमें नहीं था। तो मेजॉरिटी उनका फोकस किस में था? आईटी इंडस्ट्रीज में। तो वहां पर तो एम्प्लॉयमेंट दी है उन्होंने, लेकिन जो दूसरे वेंचर्स थे, राइट, वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया था इसमें फोन का, कि पहले हमारे पास खुद के फोन बहुत अच्छे होते थे, टाटा इंडिकॉम, टाटा का प्रोडक्ट था, है ना, इसके अलावा मोटरोला, राइट, तो इस तरह के प्रोडक्ट थे। तो जब ये कंपनियां भारत में काम कर रही थी, मोबाइल फोन बना रहे थे, तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन बाद में कंपनियों ने क्या किया, मल्टीनेशनल कंपनीज ने, उन्होंने इंडिया में खोले अपने शॉप, राइट, बट उन्होंने अपने यूनिट्स, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाया चाइना में। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सैमसंग का फोन है, मैंने इंडिया में बाय किया, इसका ऑफिस इंडिया में था, लेकिन इसमें लिखा हुआ मेड इन चाइना। व्हाई? बिकॉज सैमसंग का एक यूनिट है
चाइना के अंदर, वहां पर काफी सस्ते दाम में उनको लेबर भी मिल जाते हैं और उनको प्रोडक्ट भी बन जाता है वहां पे। वहां की इकोनॉमी सपोर्ट करती है ऐसे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा। इंडिया में शायद उस लेवल का सपोर्ट नहीं है। तो सैमसंग वाले क्या करते हैं, ऑफिस तो यहाँ पे इंडिया में भी, लेकिन सारा प्रोडक्ट मंगवाते हैं चाइना से। तो इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं पा रही है। अब इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा ही नहीं तो यहाँ के लोगों का रोजगार कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, मोटरोला और टाटा के कंपैरिजन में काफी सस्ते मोबाइल फोन लॉन्च कर दिए। और हमारी इंडियन पब्लिक बेचारी वो क्या करे, वो भी सस्ते मोबाइल फोन की तरफ ही जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, वही प्रोडक्ट खरीदने शुरू कर दिया मेड इन चाइना वाले। उनको कोई मतलब नहीं है कि मेड इन इंडिया है या चाइना है, क्योंकि भाई उनको अपनी इकोनॉमी देखनी है ना। तो इसकी वजह से जो टाटा कंपनियां हैं जो इतना बढ़िया फोन बना रही थी, इतना मजबूत फोन कि अगर 4 मंजिल ऊपर से भी गिर जाए तब भी कुछ ना होता था उसको, नोकिया मार्केट से पूरा सफाया हो गया उसका, राइट। तो इसके जो एम्प्लॉयमेंट थी वो कहाँ गई, खत्म हो गई। तो ये सवाल इसके ऊपर पूछा गया था। गॉट इट? यस सर, एंड इसका सेकंड पार्ट जो था ये था कि इज इंक्रीज इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑफ तो कोर्स अभी इसमें क्या आज की होगा? क्लास में भी हमने क्या डिस्कस किया कि फॉर्मलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ओनली 7% लोग हैं, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के अपने फायदे हैं लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा। प्राइवेट कंपनियां बहुत ही मैनिपुलेट करती है मार्केट को, यहाँ के लोगों को बहुत ही मैनिपुलेट करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब वो प्रोडक्ट्स अगर बनाते भी हैं तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। वो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यहाँ बनवा लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वो ताइवान से बनवाएंगे, चाइना से बनवाएंगे और एक जगह पे असेंबल कर देंगे। जैसे ये जो कंपनियां हैं लैपटॉप वाली, डेल हो, HP हो, तो ये क्या करते हैं, इनके हर एक प्रोडक्ट 4 से 5 देशों में बन रहा होता है। ओके, तो इसकी वजह से इनफॉर्मलाइजेशन भी होने लग गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने गिग वर्कर का नाम सुना होगा, आपने फ्रीलांसिंग का नाम सुना होगा। तो इन लोगों का कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई पर्टिकुलर PF जैसी कटिंग नहीं हो रही है उनकी, वो ऑलरेडी हायर्ड भी नहीं है कंपनी के द्वारा, लेकिन वो इनडायरेक्टली कंपनियां उनको पैसे देती हैं, राइट, और अपना काम करवाती है वहां पे। तो आपको पैसों की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छी नॉलेज है IT की और मैं आपको परमानेंट जॉब दूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे लिए काम कीजिए फ्रीलांसिंग के बेसिस पे, जैसा काम होगा वैसा पेमेंट हो जाएगा। तो इससे इंफॉर्मलाइजेशन भी बढ़ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ही ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। तो इन सभी चैलेंजेस वहां पे हाईलाइट करना था। एंड ऑफ कोर्स ये हमारे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए डेट्रीमेंटल है, राइट। एक तरफ फायदा भी है क्योंकि कंपनियां आएंगी, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आएंगी भारत में, इन्वेस्टमेंट लगाएंगी, अपने वेंचर्स लगाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर तो नुकसान है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की संख्या कम होनी चाहिए लेकिन वो बढ़ती चली जा रही है ना। प्रोटेक्शन कितने लोगों को मिल रहा है जॉब का, कितने लोगों को अच्छे PF मिल रही है, कितने लोगों को मैटरनिटी लीव मिल रहा है। तो प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट की वजह से वो एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा कर रही हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा, राइट। शॉर्ट टर्म में तो फायदे दिखते हैं अपने को लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होगा, राइट। राइट सर, थैंक यू। वेलकम। Okay, everyone, it was again a superb session with all of you. We discussed this issue in very deep. अनएम्प्लॉयमेंट, UPSC मेंस के लिए आपको 1-2 सवाल इसमें रेडी करने होते हैं कि आखिर देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, यह समस्या का निदान क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, समाधान क्या होगा। तो इसके लिए आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। इस क्लास के बाद अगली क्लास होने से पहले आप समय निकाल के आज की क्लास की रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हो। रिकॉर्डिंग अगर नहीं देखनी है तो आप प्लीज PDF को जरूर रिवाइज करें, इससे आपकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से टाइम दे पाओगे, राइट, समझ पाओगे कॉन्सेप्ट्स को। और फिर इस संडे को जब आपसे सवाल किया जाएगा, टेस्ट होगा मेंस का, वीकली टेस्ट 2, तो वहां पे आप अच्छे आंसर लिख पाओगे, टाइम में लिख पाओगे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। और राइट, तो आप अपनी काम में ईमानदारी दिखाइए, बाकी जो आपके हाथ में है वो कीजिए, डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। और राइट, तो सिलेक्शन आइज की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष आपको। गॉड ब्लेस, थैंक यू।